हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं ये सीरीज हमारी चल रही है फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम जो कमिंग संडे को होने वाला है उसके लिए है। और बिलीव कीजिए, अगर आपने इन वीडियोस को फॉलो किया और इसकी मैराथन भी आपको एक दो दिन के अंदर मिल जाएगी। अगर आपने इनको देखा तो ज्योग्राफी में आप काफ़ी कंफर्टेबल जोन में होने वाले हैं। तो मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले एग्जाम में इन वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं मानता हूँ बड़ी वीडियो होंगी, एक बार में नहीं देखी जाएंगी। एक दिन में 3-4 घंटे देख लीजिए, 2-2.5 दिन के अंदर कंप्लीट कर लीजिए और भी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, ताकि एक ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा हैडल होता है। और ज्योग्राफी हाईली कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो इसमें दिक्कत आती है, लेकिन इन वीडियोस को देखने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एयर सर्कुलेशन, यानी आज जो पढ़ेंगे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कैसे है। मैंने कहा था हमेशा कि ज्योग्राफी को पढ़ते समय हमें साइंस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आप लोग में से जितने लोगों ने 10th तक कंपलसरी साइंस पढ़ा है उनको पता होगा, 7th क्लास की साइंस की बुक में एक चैप्टर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर एंड प्रेशर। और इसमें बताया गया है एयर और प्रेशर कैसे बिल्ड होती है। अब ये सन है, सन की लाइट एक जगह वर्टिकल पड़ेगी सीधी, एक साइड क्रॉस पड़ेगी। जहां पर सन की लाइट सीधी पड़ेगी डेफिनेटली वहां पे टेम्परेचर हाई होगा। और किसी भी जगह अगर टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहां पर गर्मी पड़ती है वहां पर एयर एक्सपेंड करती है, यानी फैलती है और ऊपर की ओर बढ़ती है। तो यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो होगा। वहीं जहां पे सन की लाइट इस स्लांटिंग पड़ेंगी वहां पर टेम्परेचर लो होगा। इसका एग्जांपल इंडिया में आप ले सकते हैं। अगर मैं इंडिया का एक छोटा सा मैप बनाऊं आपको समझाने के लिए, तो आप आज ही की डेट में देखोगे तो लद्दाख के एरिया में आज क्या है? टेम्परेचर लो है, तो डेफिनेटली प्रेशर हाई होगा। और अगर तिरुअनंतपुरम में देखें तो यहां पे टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा। ये अपोजिट सीन होता है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप जानते हो, ये आपने साइंस में पढ़ रखा होगा। टेम्परेचर लो तो यहां पर प्रेशर हाई होगा। अब एक कंडीशन होगी, अगर यहां पे टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है, तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि यहां से कुछ एयर एक्सपेंड होगी और क्या करेगी? ऊपर की ओर जाएगी। जैसे आप पानी खोलता है तो ऊपर की ओर जाती है। जो ऊपर की ओर जाती है इसे बोलते हैं एयर। और ये किस फॉर्म में जाती है? ये जाती है कन्वेक्शन करंट के रूप में। किस रूप में? कन्वेक्शन करंट रूप में। अब ये जाएगी तो किस हाइट तक जाएगी? ये जाएगी ट्रोपोस्फीयर तक, और यहां से ये धीरे धीरे कहीं पर डाउनवर्ड होगी, बिल्कुल होगी। और जहां पर डाउनवर्ड होगी वहां पर एयर का पॉकेट ज्यादा हो जाएगा, यानी यहां पर एयर ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा? प्रेशर हाई हो जाएगा और टेम्परेचर लो हो जाएगा। इस चीज को एक डायग्राम से और समझ सकते हैं। आपने देखा भी होगा, जहां पे सन की लाइट पड़ती है, ठीक है बच्चों, यहां पे ये डायग्राम, ठीक है देखेंगे। हाँ, यहां देखो, यहां पे इन्होंने उल्टा कर दिया है, ठीक है। जहां पे टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, प्रेशर लो होगा, और यहां पर एयर, मैं उल्टा कर देता हूं इसको समझाने के लिए आप लोग को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर राइज होगी, और जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पे डाउनवर्ड होगी। इसकी वजह क्या होती है?
वार्म एयर कैसी होती है, लाइटर होती है, और कोल्ड एयर कैसी होती है, हैवियर होती है। यहां तक क्लियर है। अब यहां पे क्या होगा, जहां पर हवाएं नीचे बैठेंगी वहां पे बनेगा हाई प्रेशर, और जहां से उठी हैं वहां पे लो प्रेशर। तो यहां से एक विंड चलेगी, ध्यान रखेंगे, इसी विंड को हम क्या बोलेंगे, एडवेक्शन। क्या बोलेंगे, एडवेक्शन। तो ध्यान रखेंगे विंड और एयर में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, एयर हमेशा वर्टिकल चलती है और विंड हमेशा हॉरिजॉन्टल। आपने सुना भी होगा, ठीक है, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी विंड हमेशा पूर्वा होगी, पछुआ होगी, यानी ईस्टर्लीस होगी, वेस्टर्लीस होगी। कभी विंड नॉर्थ या साउथ नहीं होती, यानी उत्तरवा और दक्षिणवा नहीं होती है। तो इसलिए आप देखो, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये रहा हाई प्रेशर, ये रहा लो प्रेशर। और जो हॉरिजॉन्टल विंड चलती है उसी विंड को बोलते हैं एडवेक्शन, और जो वर्टिकल एयर चलती है उसे बोलते हैं कन्वेक्शन। आई थिंक अब आप एयर और प्रेशर में डिफरेंस समझ गए होंगे, और इसी पैटर्न के अनुसार पूरे वर्ल्ड वाइड अलग अलग विंड पैटर्न हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। आप समझ गए, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर, यानी एयर की जो वेट है उसके अनुसार हमारे पे एयर प्रेशर लगता है। इसको बहुत सिंपल हम कंपेयर कर सकते हैं। आप आराम से वॉक कर लेते हो, दौड़ लेते हो, क्यों? क्योंकि जितनी एयर आप पे प्रेशर लगा रही है उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी एक्सर्ट करती है, और दोनों के बैलेंस से हम आराम से चल पाते हैं। इसीलिए तो आप में से बहुत से लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, जो पहाड़ों पर जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के नाकों से खून निकलने लगता है पहाड़ों पे, क्यों? एयर प्रेशर कम होने लगता है। इसीलिए जो बैलेंस है इसी के अनुसार हम चल पाते हैं। देखो क्या लिखा है, हाईएस्ट एयर प्रेशर कहां पे होगा, सी लेवल से, और सी लेवल से ऊपर जाओगे तो धीरे धीरे एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और इसी एयर प्रेशर डिक्रीज होने से आप पहाड़ों पे ठंडा मौसम फील करते हो। ये भी याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी के पॉइंट है, तो मैं हमेशा बोलूंगा इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जा सकती है कि जो एयर प्रेशर होगा सी लेवल पे हाईएस्ट होगा, और एल्टीट्यूड के ऊपर बढ़ेंगे तो ये डिक्रीज होगा, और सी लेवल पे कितना होगा, ठीक है, 1013.25। ये डाटा भी, कुछ डाटा याद रखिएगा। अब आते हैं, हम एयर प्रेशर को किसमें कंसीडर करते हैं और नापते हैं, बैरोमीटर में। बैरोमीटर में देखिए 3 टाइप की रीडिंग होती है। जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक नीचे गिर जाएगी तब यहां पे क्या होगा, स्ट्रॉमी वेदर होगा, यानी तो आंधी तूफान आएंगे, तेज वर्षा होगी। जब ये धीरे धीरे डाउनवर्ड होगा तो यहां पे क्या होगी, हल्की बारिश होगी, लाइट रेनफॉल होगी। वहीं जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो कैसा होगा, क्लीन वेदर होगा। ये तीनों याद रखिएगा। बैरोमीटर में सिंपल हम देते हैं कि एयर प्रेशर नापते, लेकिन कभी एग्जाम में आ गया सडनली वो डाउन हो जाएगा तो स्ट्रोमी यानी तूफानी मौसम। जब धीरे धीरे डाउनवर्ड होगा तो लाइट रेनफॉल, और जब धीरे धीरे राइज अप होगा तो वेदर क्लीन हो जाएगा आपका। ठीक है, यहां पे हम समझ गए। वही हम देखते हैं क्या लिखा है, एयर मूव, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी जो विंड चलती हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। ध्यान रखेंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और हॉरिजॉन्टल जो एयर होती है उसी को हम लोग विंड कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। हॉरिजॉन्टल जो होगी उसी को हम लोग विंड बोलेंगे। अब देखो हमारे अर्थ पर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हर 10 मीटर पर 1 मिली बार एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, यानी ऊंचाई पे जाने पर एयर प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाता है
एवरी 10 मीटर पे। हालांकि ये चीजें, क्योंकि ऑप्शनल वाले भी यही एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो ये ज्यादातर ऑप्शनल में क्वेश्चन आता है एयर प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट हैं तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखेंगे आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? वो लाइन जो एयर प्रेशर को कनेक्ट करती है, और यहां पे एक लाइन लिखी है, क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार, स्पीडली प्रेशर ग्रेडियंट, स्ट्रॉन्ग विंड। यानी जब ये लाइनें क्लोज होंगी तो मौसम कैसा होगा? तूफानी होगा। यानी जब एयर प्रेशर, जो ये लाइनें होंगी जो बहुत क्लोज क्लोज होंगी तो तूफानी मौसम होगा। जब ये दूर दूर होंगी तब ये मौसम साफ सुथरा होगा। क्या लगेगा? ठीक है। वाइडली स्पेस आइसोबार, जेंटल ग्रेडियंट यानी हल्की ढालान होगी, और यहां पे कैसी होगी? लाइट विंड होगी। यानी जब पास पास होंगी तो मौसम तूफानी होगा, और जब दूर दूर होंगी तो मौसम शांत होगा। और दूर होने में वैसे ही लोग शांत होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यही क्वेश्चन यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स में पूछा भी था। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब जाते हैं हमारे अर्थ पर। टोटल एयर प्रेशर बेल्ट कितनी पाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे हमारे अर्थ पर टोटल 7 प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। इनको हम लोग एक अलग से डायग्राम लेके आए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ जाएंगी। अब ये बनता कैसे, समझिए। ये रहा हमारा इक्वेटर लाइन। इक्वेटर पे आप जानते हो सन की लाइट सीधी पड़ती है, और सीधी सन की लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? यहां से एयर राइज अप होगी, और कहां तक जाएगी? ट्रोपोस्फेयर या ट्रोपोपॉज तक। वहां से एक विंड इस तरफ जाएगी, एक इधर जाएगी, और इधर जाकर यहां पर डाउनवर्ड हो जाएगी। कौन सा? बिल्कुल डाउनवर्ड होगी। ऊंचाई जाने के बाद डाउनवर्ड तो होगी। अब डाउनवर्ड होने के बाद जाहिर सी बात है, जो सन की लाइट यहां पे थी यहां पर थोड़ी सी कम होगी, यानी हीट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर बैठेंगी तो यहां पर तो होगा हाई प्रेशर, और जहां से उठी हैं यहां पर होगा लो प्रेशर। तो जाहिर सी बात है यहां से एक विंड का कॉलम इधर की ओर जाएगा, एक इधर भी जाएगा। अब यहां पे जाएगा तो श्योर है, अब देखो हमारे अर्थ के ऊपर पोल है, और पोल कैसा है? हमेशा टेम्परेचर लो है, और टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई है। क्योंकि अभी हम पीछे देख के आए हैं जहां पे टेम्परेचर लो है प्रेशर हाई है। तो अभी हमने क्या बोला? विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहां से एक विंड चलेगी कहां की ओर? लो प्रेशर की ओर। क्योंकि यहां पर क्या है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब देखिए ध्यान से, जब यहां पर आई हाई प्रेशर से, यहां पे हाई प्रेशर से, तो दोनों मिलकर ऊपर की ओर एक्सपेंड कर गए, और यहीं पर जब ऊपर उठती हैं तो यही बनता है टेम्परेट साइक्लोन। आप देख लीजिए टेम्परेट साइक्लोन का जोन आइडियल जो होता है वो 50 टू 60 लैटिट्यूड के बीच होता है। अब जब यहां से विंड उठेंगी तो जाहिर सी बात है एक इधर की ओर जाएगी, एक इधर की ओर जाएगी, और यहां जाकर बैठ जाएगी। आप देख लीजिए क्या हुआ, जहां से विंड उठ रही है वो लो प्रेशर है, ठीक है, जहां पे डाउनवर्ड हो रही है हाई प्रेशर है। तो यही चीज है, वो मैंने इधर नहीं बनाया क्योंकि एक ही कॉलम बनाने की जरूरत है, दो की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिए जहां पे विंड उठ रही थी वहां पे क्या है? लो प्रेशर। यानी क्या है ये? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को हम डोल्ड्रम बोलते हैं। डोल्ड्रम का मतलब होता है शांत पेटी, काम रीजन। ये जो डोल्ड्रम टर्म्स है ये स्पेनिश लैंग्वेज से लिया गया है। स्पेनिश में इसका मतलब होता है शांत पेटी, यानी विंड का यहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने पढ़ा होगा इक्वेटर के आसपास जो कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। क्यों होता है जीरो? इसका भी आंसर साइंस में है, क्योंकि अर्थ की रोटेशनल स्पीड के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है,
क्यों? जहां पे अर्थ की स्पीड सबसे ज्यादा होगी वहां पे कोरियोलिस फोर्स 0 होगा। और आप जानते हो इक्वेटर पे अर्थ की रोटेशनल स्पीड 1670 किलोमीटर पर आवर होती है, इसलिए यहां पे स्पीड 0 होती है, इसलिए यहां पे विंड का मूवमेंट नहीं है। तो ये लो प्रेशर हो गया। वहीं देखो यहां पे है हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि यहां पे विंड डाउनवर्ड हो रही है, तो डाउनवर्ड जहां पे होंगी हाई प्रेशर। इस पर यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड क्यों पड़ा? हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर एंशियंट टाइम में जो अरब ट्रेवलर होते थे अपने हॉर्स को लेके आते थे सी रूट से। आप बोलोगे सर लैंड रूट से क्यों नहीं लाते थे? क्योंकि लैंड रूट पे जो डाकू होते थे, ठीक है, उनका खतरा होता था। उस समय अगर सी पैरेट्स होते तो पक्का ये सी रूट से भी नहीं आते। लेकिन जब सी रूट से आते थे तो कई बार इनकी नाव घोड़ों के वेट से हैवी हो जाती थी इस हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से। और इन घोड़ों को ये इनमें से कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे, ये बोलकर कि बाहर निकलकर मिस कॉल मार देना, व्हाट्सएप कर देना। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए ऐसा करते थे कि इनकी नाव और बोट हल्की हो जाए, जिससे ये हैवी प्रेशर से बाहर निकल सके। और इस इवेंट के बार बार होने की वजह से इस एरिया को ही, ये इस जोन को ही बोल दिया गया हॉर्स लैटिट्यूड। आप बोलोगे सर बार बार क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस समय साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास नहीं थी। अब देखो यहां पे हो गया सब पोलर, तो यहां से विंड राइज अप हुई है। अब देख रहे हैं यहां पे लो प्रेशर, मैं कलर चेंज करता हूं, यहां पे लो प्रेशर, यहां पे हाई प्रेशर, यहां पर लो प्रेशर, यहां पे हाई प्रेशर, यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब देखो यहां पर टोटल 7 बेल्ट कैसे बनी? देखो इक्वेटर 1, 2, 3, 4, अब ये हो गया 5, 6 और 7। अगर पूछेगा हमारे अर्थ पर टोटल कितने बनते हैं प्रेशर बेल्ट, तो 7। अगर वन हेमिस्फीयर में पूछेगा तो 4। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट दोनों में कॉमन है। अब यहां पे देखो एक बॉक्सेस बने हैं, इन बॉक्सेस के कुछ नाम होते हैं। एक को बोलते हैं हेडली सेल, क्योंकि हेडली नाम के साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। इसे बोलते हैं फेरल सेल, फेरल ने क्या था, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ये था पोलर सेल, क्योंकि पोलर रीजन के आधार पे कर दिया। इसे बोलते हैं एयर सर्कुलेशन जोन। ये हो गया हेडली सेल, समझ में आ गया। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं विंड का, ताकि आगे हमारी राहें और आसान हो जाए। ये देखिए ये होता है कॉन्सेप्ट का मजा। मैं फिर बता रहा हूं, मैं बहुत डिटेल यहां पर नहीं जा रहा हूं, बस मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ताकि आपका एग्जाम इजिली क्लियर हो सके, क्योंकि इस पे हम बहुत आराम से चलते हैं। अब देखो यहां पे हो गया हाई प्रेशर, तो यहीं पे हम पढ़ेंगे परमानेंट विंड भी। इसके लिए मैं कलर अलग कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना पड़े समझने में। अब देखो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एरो दिखाई पड़ रहा होगा। और आप जानते हो ट्रेड विंड कहां चलती है? 30 to 0। तो ये कौन सा एरिया हो गया? ये ट्रेड विंड का एरिया हो गया। देखो यहां लिखा भी ट्रेड विंड। अब देखो 30 से 60 ये कौन सी होगी? वेस्टर्लीस। 90 से 60 कौन सी होगी? ईस्टर्लीस या पोलर ईस्टर्लीस। तो को हमने विंड भी पढ़ लिया। तो हमारे अर्थ पर 3 टाइप की विंड्स होती हैं। एक होती है परमानेंट, जिसके बारे में मैंने बोल दिया, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीस एंड पोलर। यही ट्रेड विंड इंडिया में आके मॉनसून की रेनफॉल करती हैं। और इन्हीं विंड के वजह से वेस्टर्न कोस्ट पे हॉट डेजर्ट बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में पहुंचते पहुंचते ये विंड ड्राई हो जाती हैं, रेनफॉल नहीं कर पाती हैं, रेन बियरिंग कैपेसिटी इनकी खत्म हो जाती है। इसीलिए हॉट डेजर्ट कॉन्टिनेंट के वेस्ट में बनते हैं 20 से 30 लेटीट्यूड के बीच में। वहीं 30 से 60 के बीच में चलती है वेस्टर्लिस। और वेस्टर्लिस वेस्टर्न पार्ट में हैवी रेनफॉल करती है, ईस्टर्न में पहुंचते पहुंचते ड्राई हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में बनते हैं, पेटागोनिया, गोबी, साइबेरिया, ये सभी। तो इस तरह ये विंड सिस्टम और प्रेशर बेल्ट सिस्टम काम करता है। आगे देखते हैं हम लोग। ये मैंने समझा दिया आप लोग को।
और देखो ये जो प्रेशर बेल्ट है ये सन के एंगल और एयर मूवमेंट के अनुसार सीजन बाई सीजन शिफ्ट करती है। क्यों करती है? गर्मियों में सन की लाइट कहां पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो ये नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो जाता है। विंटर में क्या होता है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होता है, तो थोड़ा नीचे हो जाता है। यानी सीजन के अनुसार ये शिफ्ट होता है। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो ये जो प्रेशर बेल्ट होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है थर्मल। थर्मल में कौन सी होंगी? इक्वेटोरियल। क्यों? इक्वेटर पे सन की लाइट सीधे पड़ रही है, तो ये टेम्परेचर द्वारा ओरिजिनेट है, इसलिए इसको थर्मल बेल्ट बोलते हैं। साथ में पोलर बेल्ट। क्यों? पोलर पे भी तो हीट का असर पड़ रहा है। हीट मतलब हमेशा टेम्परेचर हाई नहीं होता है, लो प्रेशर भी टेम्परेचर ही होता है। क्योंकि पोलर रीजन में सन की लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पे टेम्परेचर फ्रीजिंग जैसा है। तो पोलर और इक्वेटोरियल बेल्ट कैसी होती है? थर्मल होती है। वहीं डायनेमिक का मतलब होता है विंड के मूवमेंट के द्वारा बनना। और आप देखोगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और सब पोलर ये किससे बनती हैं? विंड के इंट्रैक्शन से बनती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं डायनेमिक। ये लाइनें याद रखिएगा, मैं बार बोल रहा हूं। जब हम प्रीलिम्स आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो इस पे मैं मेंस का एक अच्छी सी क्लास ले लूंगा आप लोग को समझाने के लिए कि मेंस में इसमें कैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे। पहला देखिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये 0 से 5 के बीच में पाया जाता है। ये क्या है? इंटेंस हीटिंग एंड एयर राइज होती है, मैंने पहले ही समझा दिया था आप लोग को। ठीक है, यहीं पे बनता है आईटीसी जेड। आईटीसी जेड वो एरिया होता है जहां पर ट्रेड विंड आपस में कन्वर्जेंस करती। देखो ये रही ट्रेड विंड, यहां आ रही है, ये आ रही है, ये दोनों यहां पे मिलती हैं। कभी एग्जाम में पूछ ले कि आईटीसी जेड कितने लैटिट्यूड पे बनता है, तो 7 नॉर्थ टू 7 साउथ। और वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा रेनफॉल इसी लैटिट्यूड के बीच होता है। देखो डोल्ड्रम को क्या बोलते हैं? काम कंडीशन। और ये टर्म्स स्पेनिश लैंग्वेज से लिया गया है, ये मैंने आपको बता दिया। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 से 35 लैटिट्यूड। देखो ये डाटा आपको याद होने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी के डाटा हैं, इनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये फॉर्म होती है डिसेंडिंग एयर से, यानी एयर यहां पे डिसेंड करती है। दिखाया था मैंने आप लोग को कि इक्वेटर से उठकर यहीं पे सबसाइड होती है। इसे हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया। देखो ये क्या होता है? ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज का सोर्स होता है। क्योंकि आप देखो यहीं से, ध्यान दो इस पे, मैंने फिगर समझाएगा आप लोग को। देखो यहां देखो ये ट्रेड विंड यहां से नीचे की ओर आ रही है, यहां से वेस्टर्लीज ऊपर जा रही है, तो दोनों का जोन है। तो ये बातें एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 60 से 65। और ये क्या होता है? जहां पर वार्म वेस्टर्लीज और कोल्ड पोलर देखो मिलते हैं, और यहीं पे क्या बनते हैं? यहीं बनते हैं फ्रंट। और फ्रंट से क्या होता है? फ्रंट से बनता है टेम्परेट साइक्लोन, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। टेम्परेट साइक्लोन बनता है। टेम्परेट साइक्लोन बनने की पहली कंडीशन होती है फ्रंट। ठीक है, जोन ऑफ राइजिंग एयर स्ट्रॉम एंड साइक्लोन एक्टिविटी आ गया। देखो यही लाइनें हैं, सीधे आप इसको कीजिए, एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये क्या होता है? एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन होती है, डेंस एयर होती है, पोलर स्ट्रेलिस विंड यहां पे ओरिजिनेट होती है, बनती है। अब देखो एक ग्राफ को समझाने से फायदा क्या मिला? सारी चीजें आपके लिए इजीली हो गई। अब देखो इन्हीं एयर सर्कुलेशन की वजह से यहां पर कई सारे सेल्स बनते हैं। बैटरी वाले सेल्स नहीं है, एयर सर्कुलेशन के सेल्स बनते हैं। इन्हीं एयर सर्कुलेशन सेल को जो ट्रेड विंड द्वारा बनते हैं 0 से 30 के बीच में, उन्हें बोलते हैं हम लोग हेडली सेल। यानी हेडली सेल कहां बनेगा?
ट्रॉपिकल जोन में, और किससे बनेगा? ट्रेड विंड से बनेगा। वहीं फेरल बनेगा 30 से 60 के बीच में, यानी टेम्परेट जोन में। किस विंड से? वेस्टर्ली से बनेगा। ये ध्यान रखेंगे। देखो यहां पे हेडली, फेरल और पोलर, इनको इक्वेटर से पोल की ओर अरेंज करने के लिए भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। पोलर कहां से बनेगा? 60 से 90 के बीच में। इसके लिए पोलर एस्टर्लिस विंड रिस्पॉन्सिबल होंगी। देख रहे, अब आपको बात समझ आ रही? उस एक डायग्राम एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी डायग्राम है वो, और जिन्होंने 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ये 7th क्लास की एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो वही से लिया गया है। इसलिए एनसीईआरटी ने बहुत खूबसूरती से अपने आप को डिजाइन किया है, इसीलिए तो यूपीएससी जैसा एग्जाम भी इसको फॉलो करते हैं। अब देखो विंड, देखो विंड में पहली विंड होती है प्लेनेटरी विंड। इसको परमानेंट विंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं परमानेंट? क्योंकि ये अर्थ पर हमारे फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग चलती है। कोई 30 से 0 है तो 30 से 0 ही चलेगी थ्रू आउट द ईयर, यानी नो चेंज इन द पैटर्न ऑफ परमानेंट विंड या प्लेनेटरी विंड सिस्टम। इनमें कोई भी चेंज नहीं होता। इनको प्लेनेटरी, क्योंकि हमारे अर्थ प्लेनेट चलती है। ये ट्रेड विंड देखो, ध्यान रखना 30 से 0 है, 0 to 30 भी पीएससी कर सकता है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ये चीज ध्यान रखिएगा। वही देखेंगे, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटर की ओर चलती है, क्योंकि 30 क्या है? सब ट्रॉपिकल। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आपस में मिलती हैं। इसी से क्या होता है? रेनफॉल होता है नियर इक्वेटर। जो मैंने क्या बोला था? ITCZ 7 to 7। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल कहां पे होती है? वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल, मैं एवरेज पूछ रहा हूं, ध्यान से मेरे सब सुनिएगा। और इंडिया में हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल कहां पे होती है? कमेंट बताइए, मैं कमेंट में आपका आंसर करूंगा। वेस्टर्ली चलती है 30 to 60। ये चलती है सब ट्रॉपिकल टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं 11th क्लास की बुक को कवर कर रहा हूं, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर दूं। ये जो वेस्टर्लीज विंड होती है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कम है, तो वहां पे जब ये मूवमेंट करती है तो विदाउट एनी बैरियर ये बहुत हॉरिबल साउंड क्रिएट करती है। उसी हॉरिबल साउंड की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में इसका अलग अलग नाम है। जैसे 40 लैटिट्यूड के आसपास बोलते हैं इसको, ठीक है, रोरिंग 40s। 50 लैटिट्यूड के आसपास फ्यूरियस 50। 60 लैटिट्यूड के आसपास श्रिंकिंग 60s। बट ओनली इन सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड स्केप बहुत ज्यादा है, इसलिए यह कंडीशन फॉर्म्ड नहीं हो पाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग। पोलर क्या होगी? 90 से 60 होगी। ये हाई प्रेशर या ड्राई कंडीशन को क्रिएट करेगी। अब देखो सेकेंडरी विंड किसे बोलते हैं? सेकेंडरी विंड बोलते हैं सीजनल विंड या पीरियोडिक विंड। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा मॉनसून विंड या लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ये जो मॉनसून टर्म्स है, ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? अरेबिक लैंग्वेज से। किसने पहली बार इस यूज किया था इसको? एल ब्रूनी ने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था। किस बुक में? किताब उल हिंद, इसकी फेमस बुक थी। इसी बुक में इसने इस्तेमाल किया, और उस विंड के लिए जो सीजन वाइज रिवाइवल हो जाती है। इंडिया में आने वाले मॉनसून को हम लोग
साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट से ये एंट्री करती है। अब देखो लैंड ब्रिज, सी ब्रिज क्या होता है, इसके लिए मैं एक फिगर अलग से आई थिंक लेके आया हूं। ये देखिए, देखिए दिन के समय क्या होता है, सन की लाइट पड़ती है। सन की लाइट पड़ने से क्या होता है, एयर यहां पे राइज हो जाती है। राइज होगी तो कहीं तो डाउनवर्ड होगी, और जहां पे डाउनवर्ड होगी वहां पे टेम्परेचर लो होगा, प्रेशर हाई, क्योंकि ओशन ऑब्वियस सी बात है ठंडा होगा। और लैंड कैसा होगा, टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा। और अभी हमने समझा था विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो डे टाइम, क्योंकि ये सन है, डे टाइम में ठंडी हवाएं कहां से चलती हैं, सी से लैंड की ओर। इसीलिए कोस्टल सिटी में आपको मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। आप देख लीजिए मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में तो दिन में चलने वाली ब्रिज की वजह से इसे बोलते हैं हम लोग सी ब्रिज। क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं। रात में कंडीशन उल्टी हो जाती है, पानी गर्म होता है और लैंड ठंडा, क्योंकि लैंड सॉलिड होता है। आप जानते हो लैंड और वाटर की हीटिंग कैपेसिटी भी अलग होती है। इसलिए रात में क्या होता है, हवाएं सी टू लैंड चलती हैं, क्योंकि यहां से पानी गर्म होकर ऊपर उठता, देख लो, और ये लैंड की ओर सबसाइड होता है। तो जहां सबसाइड होगा वहां पे टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई। जहां से उठ रहा है वहां पे टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो। तो रात में हवाएं चलेंगी लैंड टू सी, इसलिए इसे बोलते हैं लैंड ब्रिज। क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। तो दिन में चलेगा सी ब्रिज, रात में चलेगा लैंड ब्रिज। ऐसा ही कंडीशन माउंटेन में होता है। माउंटेन में क्या होता है, आप देखो सुबह सुबह सन की लाइट पड़ी पीक पर, तो यहां गर्मी हो गया, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो। उसके कंपेयर में वैली में टेम्परेचर लो होगा, प्रेशर हाई। तो दिन में हवाएं चलेंगी वैली से माउंटेन की ओर, इसलिए इसे बोलेंगे वैली ब्रिज। और रात में क्या हो जाएगा, मून होगा, यहां पे जितनी लाइट आई वो वापस चलेगी, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई हो गया। अब रात में क्या था, रात में वैली कैसी थी, ठंडी हो गई, ओ सॉरी गर्म होगी इसके कंपेयर में। तो यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो। तो रात में हवाएं चलेंगी माउंटेन टू वैली में, इसलिए इसे बोलेंगे माउंटेन ब्रिज। क्या बोलेंगे, माउंटेन ब्रिज। यानी ये नाइट में होगा और ये डे में। ये कंडीशन याद रखिएगा। देखो डे टाइम में वैली ब्रिज और नाइट टाइम में माउंटेन ब्रिज। इसलिए मैं कह रहा हूं टर्म्स को मैं बहुत आराम में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ताकि आपकी कोई चीज छूटे नहीं। लेकिन हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप हमारे सामने और आपके सामने हमारा संडे का एग्जाम है। ठीक है, लोकल विंड वो होती हैं जो लोकल और कम समय के लिए ओरिजिनेट होती हैं। जैसे देख लो इंडिया में, इंडिया में क्या होता है, वो लू चलती है गर्मियों में, ठंडियों में चलती है शीतलहरी। इसके वर्ल्ड वाइड अलग अलग नाम भी हैं। जैसे चीनुक बोलते हैं रॉकी माउंटेन के आसपास, कहां पर, यूएसए में। इसी को बोलते हैं स्नो ईटर। स्नो ईटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब पूरा नॉर्थ अमेरिकन प्लेन आइस कवर्ड होता है ड्यू टू ब्लिजार्ड विंड, तब उस समय ये जो चीनुक होती है उस पूरे आइस को मेल्ट कर देती है, इसलिए इसे आइस ईटर भी बोलते हैं। लू इंडिया में चलती है समर में, इस समय लू चल भी रही है, पता ही होगा। ये वर्ल्ड वाइड विंड के नेम है, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। आपके लिए मैं यहां पे आसान कर सकता हूं, जो विंड वार्म है उसके आगे मैं डब्ल्यू लिख दूंगा, जो ठंडी है उसके आगे सी लिख दूंगा।
ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो रेड कलर से मैं कर दे रहा हूं वार्म, फिर लिख दे रहा हूं चिनूक कैसी है, वार्म है। ठीक है, फोन कैसी है, वार्म है। ये कहां चलती है, स्विट्जरलैंड चलती है। सिराको कैसी है, वार्म है। खमसिन कैसी है, वार्म है। हर मटन कैसी है, वार्म है। ये अफ्रीका की विंड है। अब इतना तो आप पहचान ले रहे होगे, फिल्म्स में जा रहे हो तो अफ्रीकन मैप है। ये मैं लिखूं ना लिखूं आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। हबूब चलती है अफ्रीका में और ईरान तक चलती है, ये भी वार्म है। ठीक है, कारा बुरान ये भी वार्म है। ब्रिक फिल्डर ये भी वार्म है। अब मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, ठंडी वाली ब्लिजार्ड कोल्ड है। ठीक है, पेम्पेरो अर्जेंटीना में कोल्ड है। म्रिस्टल कोल्ड है। लेवेंट कोल्ड है। बोरा कोल्ड है। बर्ग कोल्ड है। साउदर्न कोल्ड है। बुरान कोल्ड है। तो ये विंड के नाम थे। ये कॉन्टिनेंट वाइज भी पूछ सकता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये मैप से काफी अच्छे से क्लियर हो गया। देखो फॉन कैसी है, आल्प्स माउंटेन चलती है स्विट्जरलैंड के आसपास, ड्राई है, वार्म है और ये तेज चलती है। सिराको सहारा डेजर्ट टू यूरोप चलती है। इसको हम लोग ब्लड रेन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्लड रेन? ये जब सहारा डेजर्ट से क्रॉस करती है मेडिटेरेनियन सी में, तभी वहां से मॉइस्चर कैरी करके, क्योंकि सहारा की जो सैंड है वो रेड कलर की है, तो इटली के सदर्न पार्ट में रेड कलर की रेनफॉल होती है, इसलिए इसे ब्लड रेन भी बोलते हैं। म्रिस्टल कैसी है, ठंडी है, देखो कोल्ड है, फ्रांस में चलती है, आल्प्स माउंटेन टू मेडिटेरेनियन सी। अब देखेंगे साइक्लोन। देखो साइक्लोन टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन 5 टू 20 लैटिट्यूड के बीच होते हैं ओरिएंट। आपको सर जीरो पे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि 0 to 5 क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, इसलिए इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म नहीं होते। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए 5 से 30 दे, 5 से 20 दे, कोई दिक्कत नहीं, 5 के बाद होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। इसको वर्ल्ड वाइड अलग अलग नाम से जानते हैं। इसके लिए कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जैसे ओशन का एरिया का टेम्परेचर ओशन सरफेस का 27 डिग्री होना चाहिए, वर्टिकल विंड का मूवमेंट होना चाहिए, कन्वर्जेंस ऑफ विंड होना चाहिए, आईटीसी जेड का फॉर्मेशन होना चाहिए। ये सभी देखो आ गया, 27 डिग्री टेम्परेचर, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, क्योंकि 0 से 5 के बीच में कोरियोलिस फोर्स है नहीं, इसलिए वहां नहीं बनते, उसके बाद बनते हैं। लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। देखो ये जो साइक्लोन का जो आई रीजन है, इसे आई जोन बोलते हैं। आई जोन कैसा होता है, ड्राई होता है, काम होता है, यहां पर रेनफॉल नहीं होती, ध्यान रखिएगा। आई एरिया मतलब ड्राई, नो रेनफॉल, नो मतलब नो, नो रेनफॉल। वहीं जो आई वॉल है, ये जो साइड वाला एरिया है आई वॉल, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी, और ये इमेज एनसीईआरटी 11 क्लास में है, जिन बच्चों ने पढ़ी होगी उनको पता होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा बारिश होगी वॉल एरिया में और 0 रेनफॉल होगी आई रीजन में। वर्ल्ड वाइड देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन के नेम भी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इसे बोलते हैं विली विली। कहां पर होता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। अगर पैसिफिक ओशन से कंपेयर करेंगे तो पैसिफिक ओशन का ये साउथ वेस्टर्न पार्ट है। मंथ होगा जनवरी टू मार्च। टाइफून होता है चाइना और जापान के आसपास, वेस्टर्न पैसिफिक में। इंडिया में इसे साइक्लोन नेम बोलते हैं। नवंबर से आप देखते हो
साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, इसीलिए तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट पे रेनफॉल भी होती है विंटर, जिसको विंटर रेनफॉल भी बोलते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको में हरिकेन बोलते हैं, और मिसिसिपी वैली में टॉर्नेडो। इसी टॉर्नेडो पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ट्विस्टर करके 2024 यूपीएससी मेंस में। ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं आपको हल्का ब्रीफ कर दूं। इसका सेंटर इंडिया के मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में है। इंडियन ओशन की रीजनल कंट्रीज की मेंबर होती है। प्रेजेंटली 13 कंट्रीज की मेंबर हैं, और हर कंट्री से 13 नेम ले लिए जाते हैं, और टोटल नेम हो गए 169। ये ABCD के फॉर्म में आगे बढ़ते हैं, और ये 8 डिजिट के होते हैं, इससे बड़े नहीं होते हैं, और ये किसी एथनिक ग्रुप को हर्ट ना करें, पॉलिटिकल और रेसिज्म की बात ना करें, ग्रुप न्यूट्रल हो, जेंडर न्यूट्रल हो, इन सभी नॉर्म्स को फॉलो किए जाते हैं। वही टेम्परेट साइक्लोन 30 to 60 होता है। ये वेस्टर्ली विंड के थ्रू बनता है। पहले बनता है फ्रंट, मैंने समझा दिया था पहले आप लोग को। ये एरिया वाइज लार्जेस्ट होते हैं। ये लैंड और सी दोनों में बन सकते हैं, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा ओशन में ही फॉर्म्ड होते हैं। ये वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। इनके सहारे, जेट स्ट्रीम के सहारे ये रेनफॉल करते हैं। इंडिया में जो दिसंबर से फरवरी के बीच रेनफॉल होती है, जिसे इंडिया में हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस बोलते हैं, पंजाब में मावट बोलते हैं, वो जो होती है वो इसी वेस्ट टू ईस्ट वाले, क्योंकि इंडिया देखो ईस्ट में है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये जेट स्ट्रीम के थ्रू इंडिया पहुंचता है। इसी से हैवी रेनफॉल होती है विंटर में, जो रबी क्रॉप के लिए हेल्पफुल होती है। अब देखेंगे वाटर इन एटमॉस्फेयर। देखो हमारे एयर में जो वाटर है वो इवेपोरेशन से जाता है, वाटर बॉडी से। जब प्लांट का मॉइस्चर एयर में जाता है उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ध्यान रखेंगे, जो पौधों से मॉइस्चर जाएगा उसे ट्रांसपिरेशन, जो वाटर के थ्रू जाएगा इवेपोरेशन से उसे बोलेंगे इवेपोरेशन। जब ये जाएगा तो यहां पे एक साइकिल बनती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसे वाटर साइकिल बोलते हैं। पहले क्या होता है, पहले पानी ऊपर जाता है इवेपोरेशन से, फिर पौधों से जाता है ट्रांसपिरेशन से, फिर यहां पे एक प्रोसेस होती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, ये जो मॉइस्चर गया है, मॉइस्चर के अंदर क्या है, हीट है। हीट जब निकल जाएगी तो क्या पहुंचेगा, मॉइस्चर पहुंचेगा, और मॉइस्चर पहुंच के यहां पर ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, और इसी 100% ह्यूमिडिटी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सैचुरेटेड विंड। अब यही सैचुरेटेड विंड क्या होगी, क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी। और क्लाउड का फॉर्मेशन क्यों करेगी, क्योंकि हमारे एयर के अंदर होते हैं हाइग्रो स्कोपिक न्यूक्लियाई। ये सिंपल भाषा में बोले तो डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर में, इन्हीं के आसपास जाकर मॉइस्चर कंडेंस होकर क्लाउड का फॉर्मेशन करती है, और इसी क्लाउड के फॉर्मेशन से रेनफॉल होती है, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में डिफरेंस क्या है, प्रेसिपिटेशन को हम बोलते हैं ऑल फॉर्म ऑफ रेनफॉल। अभी हम देखेंगे इसमें हेलस्टोन भी आएगा, रेनफॉल भी आएगा, ड्रिजल भी आएगा, ये सभी चीजें आएंगी। फिर ये पानी वाटर बॉडी में पहुंचा, और ये साइकिल लगातार हमारे अर्थ पे चलता है, इसलिए इसे बोलते हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल भी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, एयर के अंदर जो होती है वाटर वेपर। एब्सोल्यूट मतलब एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है एयर में मॉइस्चर की, उसकी बात की जाती है। इसको ग्राम
पर मीटर स्क्वायर में क्यूब में मेजरमेंट किया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंटेज में होती है और रेनफॉल के टाइम इसी को कंसीडर करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, रेनफॉल हमेशा 100% ह्यूमिडिटी के साथ होगी। अगर ये ह्यूमिडिटी 99.99 भी है तब भी रेनफॉल नहीं होगी, बात याद रखिएगा। ठीक है। ड्यू पॉइंट क्या होता है? जब 0 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर क्या होती है, एयर सेचुरेटेड होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग ड्यू पॉइंट। और इसी से बनती है वर्षा की बूंदें, जिससे होती है रेनफॉल। ठंडियों में आपने घास के ऊपर हल्के हल्के ओस की बूंदें या ड्यू पॉइंट आपने देखी होगी। आगे चलते हैं। देखो, वार्म एयर में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए तो गर्मियों में आप चिपचिपा मौसम अधिक फील करते हो, और ठंडियों में लेस वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। यानी जितनी गर्म एयर होगी उतना ही मॉइस्चर वो होल्ड कर सकती है, इसीलिए गर्मियों में रेनफॉल ज्यादा होती है। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको पहले ही। अब देखो, टेम्परेचर हाई होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इसीलिए डेजर्ट एरिया में इवेपोरेशन ज्यादा होता है। कंडेंसेशन बता दिया, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर टू लिक्विड। देखो होता क्या है, समझ कॉन्सेप्ट को। मान लो आपने एक फ्राई पैन में पानी भर दिया, पानी क्या है, लिक्विड। यहां पे आपने उसको हीट दी, जैसे ही हीट के साथ वाटर मिक्सअप हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर वेपर, यानी वाटर के साथ गैस इंक्लूड होगी। इसीलिए वाटर वेपर क्या होती है, वाटर की गैसियस फॉर्म होती है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये ठंडी होगी, किस रेट से, एवरी 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस। जब ये ठंडी होगी तो ऊपर जाकर इसकी हीट निकल जाएगी, हीट भाग जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा उसका, तो हीट अलग हो गई। तो हीट अलग जो हुई है उसी बोल देंगे लेटेंट हीट। अब जो लेटेंट हीट अलग हुई तो ऊपर गया, इसी को बोलेंगे मॉइस्चर। और ये प्रोसेस कंडेंसेशन। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। ये मैंने इसलिए कहा था ज्योग्राफी पढ़ते समय थोड़ी सी साइंस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और होपफुली आप सभी 10th तक हम सबने साइंस पढ़ी है, और उतने ही आप देखो ये सारे पॉइंट किसी 7th क्लास के एनसीईआरटी में, कहीं 8th क्लास में है और 6th क्लास में, कहीं ऊपर नहीं, इसलिए आप ये सब अच्छे जानते हो। देखो, कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए, डस्ट चाहिए, तभी तो मॉइस्चर होल्ड करेगा, क्लाउड बनेंगे, सॉल्ट होगा। इन्हीं पॉइंट को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। सेचुरेटेड विंड बता दी, जब मॉइस्चर 100% होगा तभी विंड या एयर सेचुरेटेड होगी। ड्यू पॉइंट बता दिया। ड्यू पॉइंट बस इतना याद रखिए, जब मॉइस्चर जो एबव 0 डिग्री पे कन्वर्ट होगा तब उसे बोलेंगे ड्यू पॉइंट, जब 0 से कम पे होगा तब उसे बोलेंगे फ्रोस्ट। बस इतना याद रखिए आप लोग। फॉग और मिस्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों ही क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंड हो जाती हैं ग्राउंड के नियर बाई। बस होता है मिस्ट में विजिबिलिटी 1 to 2 किलोमीटर होती है और फॉग में 0 से 1 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, सारा खेल विजिबिलिटी का। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा जीरो विजिबिलिटी। जीरो विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, 25 मीटर के बिलो या अंदर हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तो जीरो मतलब जीरो मत मानिएगा, 25 मीटर होता है जीरो विजिबिलिटी का। फॉग क्या होगा, डेंसर ड्रायर एयर फाउंड वेयर वार्म एंड कोल्ड एयर, जहां पे ठंडी गर्म हवाएं मीट करती हैं वहीं पे बनता है फॉग। मिस्ट क्या होता है, मिस्ट थोड़ा सा इससे कम डेंस होता है। देखो मिस्ट और फॉग हालांकि यहां पे सेम लग रहा होगा, लेकिन साइंस ये कहता है। फॉग क्या होता है, स्मॉग हमेशा फॉग और स्मोक के मिलने से बनता है।
ये ज्यादातर अर्बन एरिया में होता है, लाइक दिल्ली। दिल्ली में देख लो विंटर में क्या होता है, जैसे ही दिवाली खत्म होती है इतना ज्यादा पोल्यूशन और धुआं होता है, जैसे इस धुएं के साथ फॉग मिल जाता है वहीं बनता है स्मॉग, और ये काफी डेडली कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। क्लाउड देखेंगे, क्लाउड क्या होते हैं अभी बता दिया, जो सैचुरेटेड विंड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के साथ, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के साथ कंडेंस हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं क्लाउड, उसी से बनता है क्लाउड। क्लाउड देखो अलग अलग टाइप के होते हैं, सबसे हाईएस्ट जो क्लाउड होते हैं इन्हें बोलते हैं साइरस क्लाउड। ठीक है, अब देखो जो साइरोक्यूमुलस होते हैं उन्हें बोलते हैं मैकरल स्काई, एक आइस शीट के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। अल्टो मतलब होता है मिडिल, अल्टो कार सुनी होगी ना, मिडिल लोगों की, मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लाउड को बोलते हैं अल्टो क्लाउड। अल्टो स्टेटस का मतलब ये लेयर वाइज पाए जाते हैं। सबसे खतरनाक क्लाउड कौन से होते हैं, निम्बस क्लाउड। जब भी आप रेनफॉल देखते हो, हैवी रेनफॉल होती है, ये हमेशा निम्बस क्लाउड के साथ होती है, और निम्बस क्लाउड काफी जेंट और बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, ये देखो सबसे हाईएस्ट हो गए साइरस, साइरोक्यूमुलस और साइरोस्टेटस, इनको हाई क्लाउड बोलते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है इनमें से हाई क्लाउड कौन सा नहीं है। मिडिल क्लाउड अल्टो, अल्टो क्यूमुलस मैंने बताया था, अल्टो किसकी होती है, मिडिल क्लास की कार होती है। लोअर क्लाउड में हो जाएगा स्ट्रेटोक्यूमुलस, क्लुम्बोनिम्बस, निम्बोस्टेटस। निम्बस जिस क्लाउड के आगे जुड़ जाएगा उन्हें रेन वियरिंग क्लाउड बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। देखो साइरस क्लाउड क्या होते हैं, सबसे ऊंचे क्लाउड्स होते हैं, और ये आइसी क्रिस्टल के बने होते हैं, और ये क्लीन वेदर के इंडिकेटर होते हैं, यानी साफ मौसम के इंडिकेटर होते हैं। क्यूमुलस क्लाउड ये कॉटन लाइक शेप होते हैं, जैसे रुई के पैचेस हो। हाइट वगैरह नहीं याद रखेंगे, खाली फीचर याद रखेंगे, इससे आपका काम चल जाएगा। स्ट्रेटस मतलब, ठीक है, फ्लैट ग्रे क्लाउड। ड्रीजल जब हल्की बारिश या फॉग बनते हैं उस समय स्ट्रेटस क्लाउड ही बनते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्बस मतलब होते हैं डार्क क्लाउड, थिक क्लाउड और रेन बियरिंग। जो रेन बियरिंग क्लाउड होगा उन्हें हम लोग निम्बस क्लाउड ही बोलते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो रेनफॉल क्या होती है, लिक्विड फॉर्म ऑफ रेनफॉल की होती है। स्नोफॉल क्या होती है, रेनफॉल की आइसी फॉर्म होती है, जब फ्रीजिंग कंडीशन होती है, यह आपने देखा भी होगा। स्लिट क्या होती है, यह भी फ्रोजन कंडीशन होती है, बस ये हेलस्टोन से छोटा होता है। हेलस्टोन सबसे बड़ा होता है, यानी जिसको ओला वृष्टि बोलते हैं, उनका साइज सबसे बड़ा होता है। देखो देखो रेनफॉल हमारे अर्थ पर बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये रेनफॉल किस वजह से होती है, हीटिंग की वजह से, और हीटिंग सबसे ज्यादा कहां पे होती है, इक्वेटर के आसपास। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल कहां पे होगी, इक्वेटर के आसपास। जब दिन के 12 बजे तक सन की लाइट मिल जाती है, फिर दिन में 2 से 3 बजे के आसपास एयर राइज अप होती है। आप कहोगे सर ये 2-3 घंटे का गैप क्यों, आपने गर्मियों में सुना होगा कि दोपहर के 2-3 बजे तक मत निकलना, लू लग जाएगी, क्योंकि हीट को
एनर्जी में चेंज होने में, वेव के रूप में चेंज होने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। जब ये ऊपर जाएगी तो कंडेंसेशन करेगी, मैंने समझाई दिया था। फिर क्या होंगे, क्लुम्बो निम्बस क्लाउड बनेंगे, देखो इस क्लाउड को। फिर ये हैवी रेनफॉल होगी, क्योंकि ये रेनफॉल इक्वेटर के आसपास होते हैं और ये रेनफॉल हर दिन 4 PM के आसपास होते हैं, इसलिए इन्हें 4 o'clock रेनफॉल बोलते हैं। और दुनिया में जो हाईली डेंस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, जिन्हें लंग ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, वो कन्वेक्शनल रेनफॉल के थ्रू ही बनते हैं। इंडिया में ये बारिश अभी हो रही है, जो अभी आप लोग मई में बारिश देख रहे हो मॉनसून से पहले, वो कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल है। और ध्यान दीजिए, ये बारिश ज्यादातर ये इवनिंग में होती है। आप कहोगे सर हमने तो मॉर्निंग में भी देखी है अभी आजकल, क्योंकि अब उसमें क्लाइमेट चेंज का भी असर है, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश मई में आपने बहुत रेयर देखी होगी। ठीक है, मॉइस्ट एयर ऊपर उठती है, कंडेंस होती है, और ट्रॉपिक्स एरिया में देखो आफ्टरनून और हॉट समर डे में बारिश होती है। हॉट समर कब होता है, मई जून में होता है, मॉनसून से पहले हमारे वहां। ओरोग्राफिक रेनफॉल को हम बोलते हैं माउंटेन टाइप ऑफ रेनफॉल, और दुनिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल यही होती है माउंटेन टाइप। ये माउंटेन वेरियर के थ्रू सबसे ज्यादा बारिश करती है, और माउंटेन के साइड वाले एरिया को हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं लीवर्ड साइड, क्योंकि सामने वाले पार्ट से मॉइस्चर खूब आती है, इसीलिए यहां पर बारिश ज्यादा होती है। बैक साइड में विंड ड्राई हो जाती है, इसलिए बारिश नहीं होती, इसलिए बैक साइड को हम बोलते हैं रेन शैडो रीजन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लद्दाख। लद्दाख में इसीलिए बारिश कम होती है। अगर वेस्टर्न घाट में लेना हो तो मुंबई पड़ता है सामने और पुणे पड़ता है रेन शैडो, इसीलिए पुणे में रेनफॉल मुंबई के कंपेयर में कम होती है, क्योंकि मुंबई है पहाड़ों के सामने यानी विंडवर्ड साइड, और पुणे है लीवर्ड साइड। तो ऐसे एग्जाम्पल आप मेंस में आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारा फोकस अभी प्रीलिम्स के लिए है, इसलिए हम उन पॉइंट को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फिर ये क्लास काफी लंबी हो जाएगी। तो देखो, विंडवर्ड साइड में हैवी रेनफॉल होगी, लीवर्ड साइड में रेन शैडो जोन बनेगा, ये आप जानते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल देखो फ्रंट के सहारे होता है, पहले बता दिया था मैंने आप लोग को। लो प्रेशर एरिया होगा, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन में फ्रंट बनेंगे, ये मिड लैटिट्यूड में बनते हैं, कितने पर, 50 से 60 लैटिट्यूड के बीच। तो बच्चों, ये था आज की क्लास। होपफुली ये क्लास आप लोग को अच्छी लगेगी, और इस क्लास को मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, एग्जाम से पहले देख कर जाइए। बिलीव कीजिए आपको लगेगा पेपर यहीं से आया है। तो इसलिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन को इजीली करने के लिए इन वीडियोस को जरूर देखें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने पॉजिटिव फीडबैक हमें जरूर दें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह, जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज चल रही हमारी है फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके रखी गई है। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, और इस टॉपिक से लास्ट 3 to 5 ईयर में देखा गया है यूपीएससी एवरी ईयर क्वेश्चन पूछ रही है। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा था, उसके पहले भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनकी बात भी करेंगे। पहले हम जानते हैं, ये जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था, इसको सबसे पहले किसने दिया था, कोपेन ने, इसलिए कई बार इसको कोपेन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनका क्लासिफिकेशन करने के 2 बेसिक पॉइंट थे, एक था टेम्परेचर, एक था प्रेसिपिटेशन। ये पॉइंट मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा
इन्होंने मेन पॉइंट ये थे, बाकी इसके अलावा एयर मास सर्कुलेशन की बात भी इन्होंने की थी। अब देखेंगे मेन पर्पस क्या था इनका, एग्रीकल्चर, ठीक है, में इसका यूज करना। देखो इसको डेवलप किया था कोपेन ने। टेम्परेचर बाद में जब इसमें मॉडिफिकेशन किया गया, क्योंकि सबसे पहले 1900 में दिया गया था, फिर मॉडिफाई करके इसमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और वेजिटेशन को ऐड कर दिया गया। इसमें कुछ कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया गया है, कुछ स्मॉल लेटर को, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। और बिलीव कीजिए यूपीएससी मेंस अगर आप दे रहे हैं तो यहां से भी क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछता है। अगर कहीं आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ये मान के चलिए 100% कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं मेंस में आपके। ये हो गए पैंक और डेविस हो गए, इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। अब देखो इन्होंने 5 मेजर ग्रुप में कौन से डिवाइड किए हैं। पहला है ए ग्रुप, यहां समझिएगा ए का मतलब यहां पे है ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल का मतलब होता है यहां पर थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल, और थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल कहां होती है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। इसमें जो सबसे कोल्डेस्ट या ठंडा मंथ होता है उसमें भी टेम्परेचर 18 डिग्री से ऊपर ही रहता है, कम नहीं रहता है। और ऐसा आपने इक्वेटर में फील किया होगा। अगर इंडिया में देखना हो तो केरला जाइए, तमिलनाडु जाइए, वहां दिसंबर में भी टेम्परेचर आपको 25 प्लस मिलेगा। तो बात सही है। बी मतलब ड्राई। ड्राई का मतलब होता है इवेपोरेशन ज्यादा, प्रेसिपिटेशन कम। और ये कहां पे होगा, डेजर्टिक क्लाइमेट में होगा, वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा और रेनफॉल कम होगी, तभी तो वहां पे वेजिटेशन हमें कम मिलते हैं। वहीं सी मतलब होगा वार्म टेम्परेट यानी मिड लैटिट्यूड। इसमें सी का सिंबल सिंबल हम आगे देखेंगे। इसमें देखो कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर 0 तक और 3 तक होता है और मैक्सिमम 18 तक। डी मतलब होता है कोल्ड विथ स्नो, यानी यहां पर ठंडा भी होगा लेकिन स्नोफॉल के साथ होगा, उसको हम देखेंगे। इसी में आएगा टुंड्रा टैगा टाइप के आएंगे। और पोलर में मतलब ई मतलब यहां तो सालों भर ही लगभग 12 मंथ में 9 to 10 मंथ क्या होंगे, फ्रीजिंग कंडीशन बनी रहती है। एच मतलब हाईलैंड, जो ऊंचाई पे होते हैं, क्लाइमेटिक क्षेत्र यानी एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। अब देखो यहां पर कुछ टर्मोलॉजी दी है स्मॉल लेटर में। एफ मतलब नो ड्राई सीजन, अभी देखेंगे ये एफ आएगा आगे। एम मतलब मॉनसून। डब्लू मतलब विंटर ड्राई। अब देखो इंडिया में क्या होता है, एएम टाइप की होती है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, हमारे विंटर ड्राई होती है, समर में रेनफॉल होती है। एस मतलब होता है समर ड्राई, जैसे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में समर में रेनफॉल नहीं होती, विंटर में रेनफॉल होती है। तो इन टर्मोलॉजी को समझेंगे तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। एस मतलब होता है स्टेपी। डब्लू मतलब होता है डेजर्ट यानी एरिड, जहां पर रेनफॉल या तो बहुत कम होगी या तो नहीं होगी। अब देखेंगे वर्ल्ड के क्लाइमेट को कितने टाइप में अलग अलग डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रॉपिकल वेट, इसे हम लोग इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी बोलते हैं। ये कहां पाया जाता है, 0 to 10 नॉर्थ एंड साउथ के बीच पाया जाता है, इक्वेटोरियल जोन में। यहां पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। नो ड्राई सीजन, जब नो ड्राई सीजन है तो यहां पर प्लांट खूब सारे होंगे, और प्लांट खूब सारे होंगे तो प्लांट की डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए यहां पर क्या होगा, बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी, बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी फ्लोरा एंड फोना ज्यादा होंगे। यहां पे दिन के अंदर भी सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है, यानी दिन में भी यहां अंधेरा होता है, इसलिए इन्हें डार्क फॉरेस्ट भी कहते हैं हम लोग। वहीं इन
फॉरेस्ट से वर्ल्ड की 20% ऑक्सीजन अकेले रिलीज होती है, इसलिए इन फॉरेस्ट को लंग ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ब्राजील में इन्हीं फॉरेस्ट को हम लोग सेल्वास भी कहते हैं। ये क्लाइमेट कहां पाया जाएगा? अमेज़न बेसिन, कॉन्गो बेसिन, इंडोनेशिया, इंडिया में वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट के रीजन। यहां पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक पाया जाएगा, एनाकोंडा। तो ये यहां के फीचर हैं। यहां के पेड़ों के ऊपर एक स्क्रब यानी झाड़ियां पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं लियाना या कटाला बोलते हैं। यहां पर एपीफाइट्स टाइप के प्लांट पाए जाते हैं। वर्ल्ड के हाईएस्ट ट्री भी यहीं पाए जाते हैं। वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पेड़ यहीं पाए जाते हैं। किसमें? एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो ये इन फॉरेस्ट की विशेषता है। यहीं पर झूम कल्टीवेशन होता है। यहां पर दुनिया की कुछ मेजर ट्राइब से पाई जाती हैं, जैसे अमेज़न में बोरो ट्राइब्स, कॉन्गो में पिग्मीस पाई जाती हैं। पिग्मी को दुनिया की सबसे छोटी ट्राइब्स भी कहा जाता है। अब आते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये क्लाइमेट पाया जाता है 10 to 30 लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ के बीच। इसका जो मेजर पोर्शन होता है इंडिया में होता है। इंडिया के अलावा ये कहां पाए जाते हैं? सेंट्रल अमेरिका में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। ये लोकेशन याद रखिएगा। इस क्लाइमेट की क्वालिटी क्या होती है? यहां पे रेनफॉल 150 टू 200 सेंटीमीटर एनुअल पाई जाता है। इस बेसिस पे इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ड्राई डेसिडुअस और मॉइस्ट डेसिडुअस। ड्राई में रेनफॉल 100 टू 150 सेंटीमीटर, मॉइस्ट में 150 टू 200 सेंटीमीटर। डेंसिटी में डिफरेंस होगा, प्लांट टाइप सेम होंगे। यहां पे जो प्लांट पाए जाएंगे वो वेजिटेशन होंगे हमारे डेसोसियस टाइप के। प्लांटों में नाम हो जाएगा टीक का, साल का, शीशम का, नीम का। ये सभी पेड़ यहां पाए जाएंगे। अगर हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो यहां पर वेजिटेशन टाइप हमारे हो जाएंगे महोगनी, इबोनी और रोजवुड। ये प्लांट के नाम हो जाएंगे। यहां के अगर फौना की बात करेंगे, एनिमल की, तो यहां पर लायन पाए जाएंगे, यहां पर एलिफेंट पाए जाएंगे। एलिफेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्लाइमेट का एक विशेष एनिमल होता है जिसे बोलते हैं हम लोग गोल्डन लंगूर। ये नाम याद रखिएगा, गोल्डन लंगूर। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का एंडेमिक एनिमल है ये। वहीं ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई यानी AW, इसे सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। यहां पर रेनफॉल होती है 100 टू 150 सेंटीमीटर। क्लाइमेट रीजन जो पाया जाएगा इसका 5 टू 20 लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ दोनों में है। यहां पे सवाना ग्रासलैंड क्लाइमेट भी बोलते हैं। यहां पे जो ग्रास की हाइट होती है 3 टू 4 मीटर होती है, यानी फिट में चेंज करेंगे तो 15 टू 18 फीट की हाइट होती है। इसलिए इस ग्रास को
एलिफेंट ग्रास बोलते हैं क्योंकि हाइट इनकी एलिफेंट के आसपास होती है। इस टाइप के जो क्लाइमेट में क्या होगा, लॉन्ग ड्राई सीजन होगा। इस टाइप का क्लाइमेट अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इसको हम ब्राजील में बोलते हैं माटो ग्रासो, कैंपोस, वेनेजुएला में बोलते हैं लानोस, अफ्रीका में बोलते हैं पार्कलैंड, श्रीलंका में बोलते हैं पटाना। ये इनके नाम हैं। वहीं सब ट्रॉपिकल स्टेपी, इसे BSH बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रेनफॉल हो जाती है कम। देखो ये मिलीमीटर लिखा है तो पॉइंट लगाएंगे तो 25 टू 50 सेंटीमीटर एनुअली। यहां पर इंडिया का डेक्कन प्लेटू होगा, अफ्रीका में साहेल रीजन होगा। अब जाएंगे BWH, ये सिंबल याद रखिएगा, इसका मतलब होता है हॉट डेजर्ट्स। कौन सा होगा, हॉट डेजर्ट। और यहां पर रेनफॉल कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर से कम, क्योंकि मिलीमीटर में है। वेजिटेशन क्या होंगे, ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट वेजिटेशन क्या होते हैं, इसमें होता है कैक्टस, एकेसिया, ये सभी प्लांट होते हैं। क्योंकि यहां के प्लांट जो होते हैं स्पेशल डिजाइन किए जाते हैं, ये अपने लीफ से फोटोसिंथेसिस ना करके अपने स्टेम से करते हैं। तभी तो कैक्टस की पेड़ों को आप देखेंगे तो कैसे होते हैं, अगर मैं कैक्टस निकालूं आप देखोगे तो उसके स्टेम ही ग्रीन कलर के होते हैं। वहीं यहां पे जो फौना पाए जाएंगे, रेप्टाइल पाए जाएंगे, डेजर्टिक टॉर्टोइस पाए जाएंगे, स्नेक पाए जाएंगे, कैमल पाए जाएंगे। ये सभी टेम्परेचर समर में यहां पर 50 या 40 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। इसमें थार का डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ये सारे लोकेशन आ जाएंगे। मिड लैटिट्यूड में हम देखेंगे स्टेपी, इसमें BSK आ जाएगा, यानी ये कोल्डर रीजन होगा, रेनफॉल कम होगी। लेकिन यहां पे जो ग्रास होगी वो केवल 1 से 2 मीटर लंबी होगी। लेकिन ये घास कैसी होगी, न्यूट्रिशियस होगी। इसलिए यहां पर ग्रेजिंग एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए यहां पर स्पेसिफाई ग्रासलैंड एरिया डेवलप हुआ है, जिसको अमेरिका में हम बोलते हैं प्रेरी, साउथ अफ्रीका में बोलते हैं हम लोग वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं डाउन्स, रशिया में बोलते हैं स्टेपी, तो ये इनके, और अर्जेंटीना में पंपास। अमेरिका का जो ग्रासलैंड है प्रेरी, उसको हम लोग ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड में व्हीट प्रोडक्शन में ये काफी सरप्लस है, इसलिए व्हीट से बनती है ब्रेड, और इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। वहीं मिड लैटिट्यूड डेजर्ट यानी कोल्ड डेजर्ट की बात हो रही है, वेरी ड्राई एंड कोल्ड होगा, वेजिटेशन बहुत कम होगा। यहां पे ड्यूरेनल टेम्परेचर रेंज, इसका मतलब दिन और रात के टेम्परेचर में अंतर, यानी मान लीजिए दिन में टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री, रात में -80 70, तो टेम्परेचर की रेंज बहुत ज्यादा है, इसीलिए बोलते हैं ड्यूरेनल रेंज। और इक्वेटर पे सबसे कम है, इसलिए वहां पे विंटर होता ही नहीं है। इसके एग्जाम्पल है गोबी, जो कोल्ड डेजर्ट से, कहां पे, मंगोलिया में। पेटागोनिया भी कोल्ड डेजर्ट से, ये कहां पर है, अर्जेंटीना में। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, CWA, इसे चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, इसे चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। हॉट समर, माइल्ड विंटर, समर रेनफॉल ड्यू टू मॉनसून, इसमें थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है। रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, मिलीमीटर में 1000। क्रॉप में राइस और कॉटन, देखो चाइना पाए, साउथ ईस्ट चाइना,
नॉर्दर्न इंडिया, इस टाइप का क्लाइमेट आपको मिलेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, यूपीएससी इससे क्वेश्चन आपके लिए बना सकता है ये बात। वहीं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, इसे बोलते हैं CS, यस से याद रखिएगा। क्या था? समर ड्राई और विंटर रेनी। विंटर में रेनफॉल होती है, यहां पे जो वेजिटेशन होगी वो शॉर्ट्स होगी। यहां पर प्लांट को काटकर एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसलिए यहां पर ऑलिव, फिग, फिग को अंजीर बोलते हैं, ऑरेंज, ग्रेप, इन सब की खेती ज्यादा होती है। इसलिए इस क्लाइमेट को ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि फ्रूट कल्टीवेशन वे से, क्योंकि यहां ऑरेंज, वहां पे अंगूर की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वाइन प्रोडक्शन के लिए ये क्लाइमेट बहुत अच्छा है और इसे वाइन यार्ड भी बोलते हैं। यहां के जो प्लांट होते हैं समर में अपने आप को सरवाइव करने के लिए वैक्सी कोटेड इनकी लीफ हो जाती है और जिससे ट्रांसपिरेशन कम होता है और वाटर को ये कंजर्व करके अपने पास रख लेते हैं। वहीं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल CFA, वार्म ह्यूमिड समर, साउथ ईस्ट USA, साउदर्न जापान, इसे बोलते हैं हम लोग टेम्परेट एवरग्रीन बोलते हैं। अब देखें मरीन, इस पर यूपीएससी 2024 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। CFV इस बार होता यही पूछ ले। मिड लैटिट्यूड, इसको हम लोग ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। ह्यूमिड और फोक, एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखो नॉर्थ वेस्ट यूरोप, न्यूजीलैंड इसमें आता है और थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच खेलने जब आप इंग्लैंड जाते हो तो पता लगा 1 घंटे मैच हो रहा है, 1 घंटे बारिश हो रही है, इसलिए इसको इस क्लाइमेट में डिवाइड करते हैं। ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल यानी DF, यहां पर विंटर काफी ज्यादा होता है। हॉट समर, यहां पे जो बारिश होगी वो स्नोफॉल के रूप में होगी। मिक्स फॉरेस्ट, नॉर्थ ईस्ट USA और ईस्टर्न यूरोप, इसे बोलते हैं सेंट लॉरेंसियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि ये नाम सेंट लॉरेंस रिवर के नाम पे पड़ा है, इसलिए इसको सेंट लॉरेंसियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। DW मतलब हो गया यहां पे टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट। टैगा को कोनीफेरस और बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहां के जो फॉरेस्ट हैं ये सॉफ्ट वुड होते हैं और ये जो टैगा टर्म्स है ये रशियन लैंग्वेज से लिया गया है। रशियन में टैगा का मतलब होता है प्योर और अनटच। कॉनीफेरस मतलब यहां के जो प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां कॉनिकल होती हैं। यहां पे ग्रोइंग सीजन बहुत छोटा होता है। इस टाइप का क्लाइमेट कहां पाया जाएगा? साइबेरिया में, नॉर्थ कनाडा में। और यहां पर पेड़ों के कटिंग के लिए एक बिजनेस होता है जिसे बोलते हैं हम लोग लैम्बर्निंग, यानी विंटर में लोग पेड़ों को काटकर जो फ्रोजन रिवर होती है, जमी हुई नदियां होती हैं, वहां पे लकड़ियों को इकट्ठा कर देते हैं। जैसे समर में वो रिवर मेल्ट करती है आइस, तो बहते हुए नीचे की ओर चले आते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लैम्बर्निंग। टुंड्रा मतलब होता है बिल्कुल पोलर रीजन के आसपास ET। 0 to 10 समर में भी टेम्परेचर यानी गर्मी में भी ठंडी का एहसास। पर्मा फ्रोस्ट मतलब ऐसी सरफेस जो थ्रू आउट द ईयर आइस कवर्ड हो। यहां पर केवल कुछ मॉसेस, काई, लीचेन पाई जाती है। नो ट्री, ये लाइन याद रखिएगा। आर्कटिक कोस्टल लाइन, पार्ट ऑफ अलास्का, उन सभी क्षेत्रों में
ये क्लाइमेटिक रीजन पाया जाता है। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी ये क्लास। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। ये मैंने वर्ल्ड क्लाइमेट बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया ताकि एग्जाम में ऐसे फीचर आए तो आप ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले थैंक यू, बाय बाय। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने पॉजिटिव फीडबैक हमें जरूर दें।